वेलकम बैक जी। और बात कर रहे थे कि इस वक्त ओवर ईटर जो है वो इस वक्त हमारी टारगेट है। अगर आपका पेट बड़ा है तो कोई बात नहीं, अपना दिल बड़ा करें, पेट छोटा करें, क्योंकि पेट बड़ा होना नुकसानदेह हो सकता है, दिल बड़ा होना फायदेमंद हो सकता है। पेट कैसे कम करें, ओवर ईटिंग को कैसे रोकें, मेटाबॉलिज्म को कैसे जो है वो एडजस्ट करें, ये सारे आपके सवालात होंगे। भूख बहुत लगती है, कम खाते हैं तो फिर लेथार्जिक हो जाते हैं, ज्यादा खाते हैं तो फिर पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, बहुत सारे सवालात हैं। और ये कहा है ना इस्लाम ने, जो हमें एतदाल पसंदी की बात बताई है, और वही चीज पोर्शन डाइट में हम आजकल इंट्रोड्यूस हो गई है ये चीज। तो पोर्शन डाइट हम अगर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है हमारे मैदे के निजाम को सही रखती हैं। और इसी पर बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हैं, जितना बड़ा ओवर ईटर्स का पेट है इतना बड़ा इनका दिल है, और इतने ही खूबसूरत ये आदमी है, शख्सियत भी अच्छे हैं। और हमारा इनका साथ है कोविड के दौर का, जब कोविड के अंदर बहुत सारी परेशानियां थी, चीजें थी, ये शख्स इस तरह से आकर गाइड किया करते थे। रोजाना हम प्रोग्राम्स किया करते थे, और इनकी वजह से बहुत सारी जानें भी अल्लाह ताला ने इनके जरिए से बचाई हैं। बहरहाल वायरोलॉजिस्ट हैं, दाऊ यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है, और एक बेहतरीन जो है वो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम सईद साहब, वेरी गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम बिलाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी, अफशीन मुझे कह रही थी कि डॉक्टर साहब से जो है ना आज मैंने बहुत सारे सवालात करने और ओवर ईटिंग के हवाले से, क्योंकि अफशीन के कुछ दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, समझा के थक गए। लेकिन नहीं डॉक्टर साहब, बड़ा बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। वो दोस्त मैं ही हूँ। अच्छा, वो दोस्त खुद अफशीन है। मुझे थोड़े सा मतलब यही है कि जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो वो ओवर ईटिंग, लेकिन हलक तक दिस इज द मोस्ट वर्स्ट फीलिंग। अगर वाकई आप ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आपको फिर जो फीलिंग होती है ना, वो भी इतनी टाइट स्टमक वाली हो जाती है कि बस आप फिर सोचते हो कि यार वॉमिट ही कर दो, इससे बेहतर इतना ज्यादा क्यों खा। डॉक्टर साहब आप बताएं जरा, बेसिक से स्टार्ट कर लेते हैं। ओवर ईटर्स के लिए पहला कमेंट आपके लिए, आपका। मेरा कमेंट ये है कि इंसान को खा के जिंदा रहना चाहिए, ना कि खाने के लिए जिंदा रहना चाहिए। वाह वाह। मेन काम जो है वो खाना नहीं है, बल्कि काम खाना है। और लेकिन किसी की जिंदगी में खाना ही खुशी की अलामत है, तो वो क्या करे। गालिबन आपकी आवाज बिल्कुल जारी बात है, खाना एक जरूरी अमल है। ये इंसान के लिए ऐसा है जिस तरह किसी मशीन के लिए फ्यूल की जरूरत होती है, तो इंसान को अपनी जिंदगी रवा दवा रखने के लिए खाने की जरूरत पेश आती है। और लेकिन दो तरह की खाने हैं। एक जो न्यूट्रिशन है, जो कि हमारे जिस्म को जरूरत है, जो इसको हम कहते हैं कि रियल में वो ग़िज़ा जो है जिस्म का हिस्सा बनेगी, उसको तवानाई बख्शेगी। और एक फूड है जो कि कोई भी चीज, जिस तरह के जंक फूड है या कोई भी चीज है, बस आप पेट भर दे जाओ। तो इसमें एतदाल होना चाहिए। जाहिर बात है, फूड भी एक कंसेप्ट है, खाना इंसान को अच्छा लगता है, फलां चीज अच्छी लगती है, फलां चीज अच्छी लगती है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन का कंसेप्ट है वो जरूरी है। जितना ज्यादा हम न्यूट्रिशन वाला कंसेप्ट को फॉलो करेंगे, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप गाड़ी के इंजन में अच्छा फ्यूल डालेंगे तो वो लॉन्ग लास्टिंग। अच्छा, ये मैंने एक बात नोट की है, जब मैं अपनी टीनेज है वो फायदा होगा। मैंने एक बात नोट की है, जब मैं अपनी टीनेजर्स में थी ना, तो मैं इतना खाती थी, और लक्कड़ हजम पत्थर हजम वाली कहानी थी। सब कुछ खा लो, लेकिन आई वाज स्टिल अ रेस हॉर्स थिन। तो इतने बिल्कुल आप फिट भी रहते हैं जितना आप खा लो, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो फिर वो वाली सूरत हाल नहीं होती। फिर आपको जो है ना, जो भी खाना पीना है वो लगने लगता है, हवा भी लगने लगती है। तो ये क्या वजह है? पहले तो आप जवाब दें, इससे पहले मैं चाहता हूँ कि अफशीन को मैं कांग्रेचुलेट करूँ। ये पहली दुनिया की खातून बन गई है जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि टीन एज से बाहर आ गई हैं, वरना 16 से ऊपर नहीं जाती हैं। तो कांग्रेचुलेशन डॉक्टर साहब, अब आप जवाब दे सकते हैं ऑन अ सीरियस नोट। वो ये कंसेप्ट इसलिए कि वो जवान से नौजवान होती जाएगी ना, चेंज इस तरह आता है ख़वातीन में। तो आप अफशीन को इस तरह रिवॉर्ड करेंगे कि वो जवान से नौजवान हो गई। आपको वायरोलॉजिस्ट नहीं, आपको कार्डियोलॉजिस्ट होना चाहिए था। यंग एज में अगेन मैं मिसाल से ज्यादा मिसालें देता हूँ ना, कि ये जब गाड़ी नहीं होती, इंजन नया होता है, तो आप जितना भी चलाए गाड़ी चलती रहती है। अच्छा, तो इसी तरह इंसान का जो फर्स्ट जो लाइफ का स्पेन है, वो उसमें उसकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, वो मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, उसको तवानाई की जरूरत होती है। तो वो अगर खा भी ले तो वो कंजम्पशन उसकी काफी ज्यादा होती रहती है, वो बर्न आउट करता रहता है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एजिंग खुद एक बीमारी है, तो उसमें एतदाल पसंदी, जिस तरह हम कहते हैं कि
गाड़ी पुरानी हो गई, आपको एहतियात करना चाहिए, हर वक्त आपको ट्यूनिंग करनी चाहिए, हर चीज चेक करनी चाहिए। तो इंसान को भी फिर ऐसे एहतियात करना चाहिए कि ग़िज़ा वो ले जिससे इसके जिस्म के जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो सही चले। अगर वो ज्यादा शुगर वाली या ज्यादा स्टार्च वाली ग़िज़ाएं लेंगे तो उनको शुगर हो सकता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि अर्ली एजेस में जो आपके एंजाइम्स हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, या फिर मेटाबॉलिज्म आपका फास्ट होता है, या लेट एजेस में आकर ये स्लो हो जाता है? बिल्कुल, वो जिस्म मुसलसल बढ़ रहा होता है और उसको ग़िज़ा की जरूरत होती है, और जिस्म की जो निज़ाम हाज़मा है वो काफी फाल होता है। उसमें काफी चीजें जो हम कहते हैं कि वो एक नया ब्रांड न्यू जिसको हम कहते हैं इंजन है, तो वो अच्छी तरह ग़िज़ा को हजम करता है। दूसरा, यंग एज में एक्टिविटी बहुत ज्यादा, लोग खेलते हैं, गेम्स होते हैं, चलना फिरना ज्यादा होता है। और आई थिंक यंग एज में आप स्ट्रेस भी कम लेते हैं, तो उस टाइम स्ट्रेस का भी हमें पता नहीं होता था। अब लेट एजेस में फिर आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, शायद ये भी एक वजह है। ये भी बिल्कुल वजूहात हैं, स्ट्रेस से भी आपके जो सिस्टम है वो इफेक्ट होते हैं। दूसरा, वक्त के साथ साथ जो जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा हैं वो अपने काम की जो कारकर्दगी है वक्त के साथ साथ वो डिक्लाइन पे चली जाती है। जिस तरह आपका हाजमे का निज़ाम है, आपकी नॉर्मल एक्टिविटी है, जो फिजिकल एक्टिविटी है वो चलना फिरना कम हो जाता है। अगर आपकी जॉब ऐसी है जो स्ट्रेसफुल है, उसमें लाइफस्टाइल हो जाता है। एक्सरसाइज, स्पेशली लोग एक्सरसाइज नहीं करते, लोग कहते तो है लेकिन एक्सरसाइज कर नहीं पाते। बिलाल तो काफी स्मार्ट आदमी, ये एक्सरसाइज करता रहता है, तो ये बात तो है। जो कि मुझे भी इनसे मोटिवेशन लेनी चाहिए क्योंकि मैं भी एक्सरसाइज नहीं करती। खाते ज्यादा है, कंज्यूम कम करते हैं, तो उससे नुकसान होता है। हाँ, सही कह रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जरा इमोशनल ईटिंग पे ही बात कर लेते हैं। ज़हनी दबाव होता है, अक्सर आप स्ट्रेस में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, और जो आपकी इमोशनल ईटिंग होती है वो कितना, इसके बीच में ताल्लुक कितना है आपस में? ये बहुत बड़ा ताल्लुक है। बीमारी इसको हम कहते हैं इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिससे जो है स्ट्रेस से इसका बड़ा ताल्लुक है, और ये निज़ाम हाज़मा और बाकी निज़ाम को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो स्ट्रेसफुल लाइफ जो है वो कई बीमारियों की जड़ है। ना सिर्फ वो आपकी सोशल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ को इफेक्ट करती है, रिलेशनशिप को इफेक्ट करती है, बल्कि आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है कारकर्दगी को इफेक्ट करती है। तो स्ट्रेस से ओवरऑल हर लिहाज से निकलना चाहिए, और उसका बेस्ट जो सोल्यूशन है वो हम अपनी सोशल लाइफ बेहतर करें, फिजिकल एक्टिविटी इनहांस करें, जो खेल कूद है, फिजिकल आउटडोर गेम्स है, उस पर फोकस करें। और हम बचपन से अगर बच्चों को इसके तैयार करें यंग एज से, और वो कंटिन्यूटी रहे, स्टेगनेंट और जो लाइफ ऑफिस में बैठने से बेहतर है कि हम एक्टिविटी करें, दूसरे लोगों से बात करें और अपने प्रॉब्लम शेयर करें। अच्छे दोस्त हमारे हों, उनके साथ हम बात शेयर करें, तो स्ट्रेस को काफी हद तक कम किया जा सकता है। और ये भी जो मैंने आपको बताया कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जो बीमारी है, ये स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा कॉमन है आजकल, और इसकी बीमारियां भी सामने आती हैं। अच्छा, मेरी जो सिस्टर है वो बाहर अपने बच्चों को प्रोबायोटिक्स देती है, वो एक साशे फॉर्म में होता है, तो कहती है कि इसका ऑल्टरनेटिव यही है लस्सी या दही। तो क्या ये रोजाना लेना फायदेमंद है, और मतलब क्या ये इतनी जरूरी चीज है? जैसे हमारी डाइट में तो रोजाना दही नहीं शामिल हो रही, तो क्या प्रोबायोटिक्स इतने इंपॉर्टेंट है कि हमें रोजाना इंटेक करना चाहिए इसका? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट फिनोमेना है कि सारे जरासीम जो है वो नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि अक्सरियत जो जरासीम, जिसको हम जरासीम कहते हैं, बैक्टीरिया, वो हमारे जिस्म में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। जिस तरह हम गट फ्लोरा है, हमारे आंतों में, निज़ाम हाज़मा में ऐसे अच्छे जरासीम हैं जो कि ग़िज़ा के बहुत सारे अज़्ज़ा को उसका ब्रेकडाउन है, उससे अच्छी वाइटामिन B12 है और बहुत सारी जो है कंपोनेंट बनाते हैं, और वो हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होते हैं। वो बहुत सारे बीमारियों को रोकते हैं और तवानाई का सबब बनते हैं। तो काफी लोगों में ये देखा गया है कि वो गैर जरूरी एंटीबायोटिक यूज करते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छे जो जरासीम है या नॉर्मल फ्लोरा है गट का, वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे मजीद बीमारियां बनती हैं। तो आजकल डॉक्टर एंटीबायोटिक्स के बजाय जो प्रोबायोटिक्स है
वो कंसेप्ट और कल्चर काफी ज्यादा परवान ठीक है। चढ़ रहा है, जो कि अगर डॉक्टर नुस्खे ये बहुत अच्छी चीज है और इसको देना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा बेहतर चीज ये है कि हम जो अपनी ग़िज़ा को इस तरह रखें कि हमें इन चीजों की जरूरत न पेश आए। मतलब अगर हम अपनी ग़िज़ा को नेचुरल रखेंगे, नेचुरल कंपोनेंट रखेंगे, गैर जरूरी चिकनाई या मसालों से गुरेज करेंगे और नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाएंगे, तो हमारी जिस्म पे इसका बहुत अच्छा असर होगा और हमें न सिर्फ बीमारियों से हम बचेंगे, लेकिन गैर जरूरी जो डॉक्टर के पास जाना, एंटीबायोटिक्स लेना, उससे हम बच पाएंगे और जो हमारा नॉर्मल गट फ्लोरा है या ओरल फ्लोरा है वो हमारा मेंटेन रहेगा और वो हमारे जिस्म के लिए मुफीद साबित होगा। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया डॉक्टर सईद साहब, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम और भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह आगे जाके, लेकिन ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसकी इस वक्त अशद ज़रूरत है हर शख्स को। थैंक यू सो वेरी मच। प्रोफेसर डॉक्टर सईद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। लेकिन अपना घर और अपना पेट समझकर खाना खाया करें और उतना खाया करें कि आपके हलक तक ना जाए, थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दिया करें, थोड़ी सी जगह खाली रहने दिया करें, तो खुद ब खुद ओवर ईटिंग के कैटेगरी से आप बाहर आ जाएंगे। जब आप ओवर ईटिंग की कैटेगरी से बाहर आ जाएंगे तो बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। और एक छोटा सा आखिरी पैगाम, फिर वाइंड अप की तरफ जाएंगे, दिल बड़ा कर लें, पेट बड़ा ना करें, बस। अल्लाह।